बच्चों, पिछले 2 लेक्चर से हम कूलाम के नियम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज इस न्यूमेरिकल सीरीज का लास्ट लेक्चर है। अब देखिए न्यूमेरिकल 17। देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई स्मॉल r है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान आवेश हैं स्मॉल q, और हमें किसी भी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल का मान निकालना है। तो मैंने चूज कर लिया कि मैं आवेश C पर लगने वाला परिणामी बल निकालूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे कि A ने C पर कितना बल लगाया और B ने C पर कितना बल लगाया। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं आवेश C पर आवेश A द्वारा लगाया गया विद्युत बल। आवेश C पर आवेश A द्वारा लगाया गया विद्युत बल कि C पर A ने कितना बल लगाया, इसको क्या बोलेंगे अपन, FCA, फोर्स ऑन C बाई A। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इस बल का मान निकालते हैं। अब दो आवेशों के बीच में बल निकालना है, और दो आवेशों के बीच बल निकालने के लिए हमारे पास में था कूलाम का नियम। क्या था कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वो बेटा यहां लगा देते हैं, तो K है ना, इन दोनों के बीच बल निकालना है। तो Q1 भी Q और Q2 भी Q, तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, तो K Q स्क्वायर। और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, R, तो R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, और धनावेश धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। और प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, देखो ये ए सी को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण बल मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश, और दूर धक्का देगा, ये दूर धक्का देगा, है ना। तो ये बल लगेगा बच्चों ए से सी की ओर, समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये बात मैंने आपको कूलाम के नियम में बताई थी, जब कूलाम का नियम पढ़ा था हमने, कि ये जो आकर्षण का बल लगता है या ये जो प्रतिकर्षण का बल लगता है, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से ए ने सी को प्रतिकर्षित कर दिया, ए ने सी को दूर धक्का दे दिया, है ना। तो बल किधर लग गया, बल लग गया ए से सी की ओर, FCA। ठीक है। इसी तरह से अपन निकाल लेते हैं आवेश C पर आवेश B द्वारा लगाया गया विद्युत बल। C पर B द्वारा लगाया गया विद्युत बल FCB, फोर्स ऑन C बाई B, है ना। बल C पर कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, फोर्स ऑन C बाई B के Q1 कितना Q, Q2 भी कितना Q, तो KQ स्क्वायर। ठीक है। बीच की दूरी कितनी R, तो R स्क्वायर। अच्छा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। तो अपन ने प्रतिकर्षण कर दिया इसका। ये बल लगेगा बच्चों B से C की ओर। ठीक है। ये जो आवेश है वो इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल लगेगा B से C की ओर, FCB।
फोर्स ऑन सी बाई ए निकाल लिया, फोर्स ऑन सी बाई बी, मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस हमने निकाल लिए कि ए ने सी पर कितना बल लगाया वो भी अपने आ गया, बी ने सी पर कितना बल लगाया वो अपने आ गया। अब अपने को निकालना है आवेश सी पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे आवेश सी पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल, आवेश सी पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल। ठीक है, फोर्स ऑन सी, परिणामी बल को मैंने फोर्स ऑन सी नाम दे दिया। आवेश सी पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल फोर्स ऑन सी। देखो बेटा कैसे करते हैं, ये समबाहु त्रिभुज हमें पता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक है, अच्छा एफ सी एफ सी बी ये दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर की टेल मिल रही है, और ये बात मैंने आपको 11th में बताई थी कि हेड और टेल मिले जब तो होता है क्रमागत भुजाएं, लेकिन दोनों टेल आपस में मिल रही है तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आसन्न भुजाएं। और जब भी आसन्न भुजाएं आए तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, समांतर चतुर्भुज नियम। और समांतर चतुर्भुज नियम क्या बोलेगा कि इन दोनों का जो परिणामी आएगा ना, इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इनके कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के ऊपर आएगा। ठीक है, ये दोनों बल जहां मिल रहे हैं, जहां इनका कटान बिंदु है, वहां से जो विकर्ण गुजरेगा उसके ऊपर परिणामी आएगा। अब ये पूरा कोण 60 डिग्री है तो ये इसके दो बराबर हिस्से कर देगा बच्चों, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, घटक कर लो। घटक करना अपने को आता ही है, जिधर से कोण बन रहा है, जिस लाइन के साथ कोण बन रहा है उधर घटक क्या आता है, कोस, और उसके लंबवत क्या आता है बच्चों, साइन। तो पहले एफ सी ए के घटक करते हैं। एफ सी ए का इधर घटक क्या आएगा, एफ सी ए कोस 30, है ना। एफ सी ए जो है वो इस लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इधर एफ सी ए कोस 30, इधर आ गया बच्चों एफ सी ए साइन 30। ठीक है, ऐसे इधर करो, एफ सी बी के घटक भी करो। एफ सी बी का मैंने इधर घटक किया तो क्या आया, एफ सी बी कोस 30, और इधर किया बच्चों इसका घटक तो आ गया एफ सी बी साइन 30। ठीक है, जिधर कोण बन रहा है उधर कोस और उसके लंबवत साइन, घटक कर दिए। अब घटक करने के बाद देखो आपको क्या करना है, हमेशा ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जिसके घटक आपने कर लिए ना, आप मानना वो है ही नहीं, आप ऐसा अज्यूम करना कि वो बल नहीं है ना। तो ये वाला बल नहीं है, इसको मैं साफ कर दूं, इसके मैंने घटक कर दिए और इसके भी मैंने घटक कर दिए, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये दोनों विपरीत दिशा में है बेटा, और इन दोनों का परिमाण समान है। देखो जितना परिमाण एफ सी ए का उतना ही एफ सी बी का, दोनों का मान सेम आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो एफ सी ए साइन 30 और एफ सी बी साइन 30 का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा, है ना। तो ये परिमाण समान और दिशा विपरीत, तो ये दोनों बल भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, है ना। अच्छा बेटा, फिर ये एफ सी ए कोस 30, एफ सी बी कोस 30, ये एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो जोड़ दो बेटा, एफ सी ए कोस 30 प्लस एफ सी बी कोस 30, या एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो मान लिख दो, एफ सी ए का मान, एफ सी ए का मान आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोस 30 कितना होता है बच्चों, अंडर रूट 3/2। ठीक है, और ये बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और कोस 30 कितना, अंडर रूट 3/2, है ना। और इन दोनों को जोड़ा तो एफ सी ए क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट 3। यह आ गया बच्चों परिणामी बल, आवेश सी पर लगने वाला परिणामी बल, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एक बार फटाफट में देख लो वापस से ये चीज, क्योंकि आगे 2-3 न्यूमेरिकल्स में हमको यही चीजें करनी है। जिस भी आवेश पर परिणामी बल निकालने को बोला जाए, सबसे पहले उस पर पृथक पृथक बल निकालो। जैसे मेरे को सी पर परिणामी बल निकालना था, तो पहले ए ने सी पर पृथक बल कितना लगाया और बी ने सी पर पृथक बल कितना लगाया, उस बल का मान भी निकाल लो और उस बल की दिशा भी निकाल लो, और दिशा निकाल के आप उसको चित्र में शो कर दो।
ठीक है। फिर आप देखोगे कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल में सब में ऐसा ही चलेगा कि जो भी आप बल मिलाओगे उन सब की टैल मिलेगी आपस में, और टैल मिलेगी मतलब वो सारी क्या होगी, आसन में बुझाएं, तो उनके कटान बिंदु से जो विकर्ण गुजरेगा उस पर क्या आएगा, परिणामी आएगा। और विकर्ण क्या करेगा, बीच के कोण के दो बराबर हिस्से कर देगा। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री कोण था तो बराबर हिस्से 30 डिग्री और 30 डिग्री उसने कर दिए थे। फिर अपन क्या करेंगे, घटक कर देंगे। जिस लाइन के साथ कोण बन रहा है उधर कोस और उसके लंबवत क्या कर देंगे, साइन। ठीक है। फिर घटक करने के बाद जिन बलों के हमने घटक किए हैं, जिन भी बलों के हमने घटक किए हैं, हम उन्हें मानेंगे कि वो है ही नहीं, तो उनको साफ कर देंगे। फिर जो विपरीत दिशा में है, मान समान है, उन्हें भी निरस्त कर देंगे। और फिर जो एक दिशा में, उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। ये दो बल एक दिशा में थे, FCA cos 30 और FCB cos 30, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों का मान लिख दिया, cos 30 का मान लिख दिया और दोनों को जोड़ा तो ये परिणामी बल आ गया। ये आपके न्यूमेरिकल 17 कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए न्यूमेरिकल 18। इस न्यूमेरिकल में एक वर्ग दिया हुआ है ABCD, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई है स्मॉल r। इस वर्ग के चारों शीर्षों पर समान आवेश रखे हुए हैं स्मॉल q, और इस न्यूमेरिकल में भी किसी भी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आवेश C को पकड़ूंगा और आवेश C पर मैं बल लगाऊंगा। अब आवेश C पर बल लगाएगा कौन कौन, A भी लगाएगा, B भी लगाएगा और D भी लगाएगा, है ना। तो देखो आवेश B और C के बीच की दूरी कितनी है, R। आवेश D और C के बीच की दूरी कितनी भी है, R। और आवेश A और C के बीच की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात नहीं, तो ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। और ये दूरी ज्ञात करने के लिए ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, इसके अंदर में पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AC स्क्वायर कर्ण, AB स्क्वायर आधार, BC स्क्वायर लंब। लगा दिया। AB का मान कितना है, R, और BC भी कितना है, R, मान लिख दिए। R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 2R स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान आ गया 2R स्क्वायर, तो AC क्या आ गया, √2R स्क्वायर। √2R मतलब R√2। तो ये वाली जो लंबाई आई AC, है ना, आवेश A और C के बीच की दूरी AC बराबर आ गई R√2। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आवेश C पर आवेश A द्वारा लगाया गया विद्युत बल, C पर A द्वारा, है ना, फोर्स ऑन C बाई A, फोर्स ऑन C बाई A, वही मैं कूलाम का नियम लगा दूंगा K, पहला आवेश Q, दूसरा भी Q, तो KQ स्क्वायर, और बीच की दूरी, इनके बीच की सीधी दूरी कितनी है, R√2, तो बीच की दूरी का होल स्क्वायर, और R√2 का होल स्क्वायर किया तो नीचे क्या आ गया बेटा, 2R स्क्वायर, है ना। अच्छा ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, धनावेश धनावेश को उसी रेखा पे प्रतिकर्षित करेगा, है ना, मिलाने वाली रेखा पर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल लगेगा A से C की ओर, A से C की ओर। अब मैं क्या करूंगा, आवेश C पर आवेश B द्वारा लगाया गया बल, फोर्स ऑन C बाई B, ठीक है, वही K, पहला आवेश Q, दूसरा भी Q, बीच की दूरी कितनी बेटा, R स्क्वायर। ठीक है। ये बल किधर लगेगा, धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, है ना, तो ये बल लगेगा B से C की ओर। ऐसे बेटा मैं क्या करूंगा, आवेश D द्वारा आवेश C पर लगाया गया बल, है ना, या आवेश C पर आवेश D द्वारा, फोर्स ऑन C बाई D, फोर्स ऑन C बाई D के, पहला आवेश Q, दूसरा भी Q, बीच की दूरी R स्क्वायर।
सही है। और ये बल किधर लग जाएगा, ये बल लग जाएगा डी से सी की ओर, डी से सी की ओर। हमने अलग अलग बल निकाल लिए, ठीक है। ए ने सी पर कितना बल लगाया वो निकाल लिया, बी ने सी पर कितना बल लगाया वो निकाल लिया, डी ने सी पर कितना बल लगाया वो निकाल लिया। इन सारे बलों का मान भी निकाल लिया और इन सारे बलों की दिशा भी हमने ज्ञात कर ली। अब मैं इन बलों का क्या करूंगा, सदिश योग करूंगा। देखो बेटा सदिश योग कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, आवेश सी पर कुछ इस तरह की स्थिति थी कि आवेश सी पर एक बल लग रहा था FCA, एक लग रहा था FCB और एक लग रहा था FCD। हमने इन तीन बलों का मान भी निकाल लिया और इन तीनों बलों की हमने दिशा भी निकाल ली थी। और अब हमें इन तीनों बलों का क्या करना है, सदिश योग करना है। तो देखो सदिश योग करने के लिए देखो बेटा, ये जो तीन बल है जो मैं दिखा रहा हूं केवल उतना ही देखना, ये जो तीन बल है FCB, FCD और FCA, ये और ये, इन तीनों की टैल यहां मिल रही है, टैल मिल रही है मतलब आसन में बुझा। तो इनके कटान बिंदु से जो विकर्ण गुजरेगा उस विकर्ण पर इन तीनों का परिणामी बल मिलेगा, है ना। तो इस विकर्ण को मैंने आगे बढ़ा दिया। अच्छा बेटा, अब ये क्या था आपके, एक वर्ग था, देखो ऐसा एक वर्ग था और वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो विकर्ण ने क्या किया, इस विकर्ण ने इस 90 डिग्री के दो बराबर भाग कर दिए, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या किए, घटक किए। देखो FCA को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रखना है। FCB का घटक करना, FCB का इस विकर्ण पे घटक, FCB का विकर्ण पे इधर से कौन बन रहा है, तो FCB cos 45 और इस विकर्ण के लंबवत इधर FCB sin 45। ऐसे ही इस FCD के साथ करो, FCD का इस विकर्ण पे घटक कर दो, FCD cos 45 और इस विकर्ण के लंबवत इधर FCD sin 45, ठीक है। घटक करने के बाद मैंने क्या बताया था, जिनके घटक आपने किए हैं मानो वो बल है ही नहीं, तो मैंने एक तो इसका घटक किया तो इसको मानो नहीं है, एक मैंने इस बल का घटक किया था FCB का, तो मैंने मान लिया ये भी नहीं है। जिनके घटक कर दिए मान लो वो बल है ही नहीं। फिर जो बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये दो बल हैं, है ना, ये परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, ये दोनों बल भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये दोनों बल भी चले गए और ये दोनों बल भी चले गए। तो हमारे पास क्या बचे, ये तीन बल बचे, है ना। हमारे पास सिचुएशन ऐसी बची कि आवेश C पर ये तीन बल लग रहे हैं, FCA, FCB cos 45 और FCD cos 45, और ये तीनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं और एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो आवेश C पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों बलों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैंने इन तीनों बलों को जोड़ दिया, FCA का मान लिख दिया, FCB का cos 45 1/√2, FCD KQ² cos 45 1/√2, ठीक है। इन सब में से KQ² कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, 1/2, यहां 1/√2, यहां 1/√2, ठीक है। फिर इन सब में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या गया बच्चों, 2 एलसीएम आ गए, ठीक है। इन सब में लघुत्तम कितना आ गया, 2। अब 2 में 2 का भाग दिया तो 1, फिर √2 का 2 में भाग दिया तो √2, फिर इस √2 का 2 में भाग दिया तो √2, तो √2 प्लस √2 क्या हो गया, 2√2, है ना। ये आ गया बच्चों आवेश C पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, है ना। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं आज, ध्यान से देखें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। देखो अगला न्यूमेरिकल आप लोग, देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि 2 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश हैं, चारों आवेश x अक्ष के ऊपर रखे हुए हैं,
पहला आवेश रखा है मूल बिंदु पर, दूसरा आवेश रखा है 2 सेंटीमीटर पर, तीसरा आवेश रखा है 4 सेंटीमीटर पर, और जो चौथा आवेश है वो रखा है 8 सेंटीमीटर पर। मैंने इन आवेशों को नाम दे दिया O, A, B और C। और इस न्यूमेरिकल में हमें 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है, 2 सेंटीमीटर मतलब इस आवेश A पर लगने वाला परिणामी बल निकालना है ना, कि ये जो आवेश O है, ये जो B है, ये जो C है, ये तीनों आवेश मिलकर के इस आवेश A पर कितना विद्युत बल लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं, बल का मान निकालते हैं, बल की दिशा निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने निकाला आवेश A पर कार्यरत विद्युत बल। आवेश A पर कार्यरत विद्युत बल कौन लगा रहा है? सबसे पहले लगा रहा है O। आवेश O द्वारा लगाया गया, आवेश O द्वारा, फोर्स ऑन A बाई O, बल A पर, बल A पर किसके द्वारा? O द्वारा। मतलब मेरे को इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालना है, O और A के बीच। तो देखो कूलाम का नियम लगाया मैंने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, 2 इंटू 10⁻⁶। Q2 भी 2 माइक्रोकूलम, इसको भी चेंज किया तो 2 इंटू 10⁻⁶। और इन दोनों के बीच की दूरी, O और A के बीच की दूरी कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। जब इसको मैंने सोल्व किया तो आया बच्चों 90 न्यूटन। अब ये बल लगा किधर? देखो, ये भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, ये भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, दोनों धनावेश है, और धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। ये जो O है ना, O A को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। O ने A को प्रतिकर्षित किया, तो ये जो बल लगा वो किधर लगा? पॉजिटिव एक्स अक्ष, इधर पॉजिटिव एक्स अक्ष है ना, तो ये बल लगा पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है। इसी तरह से मैं निकालता हूं आवेश B द्वारा लगाया गया, है ना, कि B ने A पर, इस आवेश B ने आवेश A पर कितना बल लगाया? फोर्स ऑन A बाई B। वही कूलम का नियम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सबका मान लिख दिया। ठीक है। बीच की दूरी इसमें भी बेटा 2 सेंटीमीटर ही है, इसको सोल्व किया तो कितना आया? 90 न्यूटन। अच्छा, ये बल किधर लगेगा? देखो, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, तो धनावेश धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल लगेगा नेगेटिव एक्स अक्ष के अनुदिश। अब मैं निकाल लेता हूं आवेश C द्वारा लगाया गया, C ने A पर जो बल लगाया, फोर्स ऑन A बाई C। ठीक है। K Q1 Q2, इनके बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी देखो, एक 2 सेंटीमीटर पर है और एक 8 सेंटीमीटर पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व किया तो आया बच्चों 10 न्यूटन। अच्छा, ये बल लगा किधर? ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, धनावेश धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, है ना, तो ये बल लगेगा आपके नेगेटिव एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है। अच्छा, अब हमने अलग अलग बल तो निकाल लिए कि A ने O पर कितना लगाया, फोर्स ऑन A बाई O, है ना, A पर O ने कितना लगाया, A पर B ने कितना लगाया, A पर C ने कितना लगाया, अलग अलग बल हमने निकाल लिए। अब मैं निकालूंगा इस आवेश A पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल। परिणामी बल कैसे निकालते हैं? देखो आप इस चित्र को इधर ध्यान से, ये दो बल एक दिशा में है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये विपरीत दिशा में है, तो ये क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। काटते कब है? जैसे इससे पहले वाले में तो मैंने जो विपरीत दिशा में थे उनको काट दिया था, उनको निरस्त कर दिया था, है ना। निरस्त कब कर सकते हैं? जब मान समान हो और दिशा विपरीत हो, तो निरस्त करते हैं, है ना। यहां देखो बेटा, ये दो बल FAB और FAC ये एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है तो जोड़ देंगे, और ये FAO इनकी विपरीत दिशा में है, तो इनका जो योग आएगा उसमें से FAO को घटा देंगे। 10 + 90 - 90, 90 से 90 गया 10 न्यूटन,
परिणामी बल का मान कितना आएगा 10 न्यूटन, और परिणामी बल लगेगा किधर, नेगेटिव x अक्ष पे। ऐसा समझ लो कि ये वाला 90 है, ये वाला 90 तो कैंसिल आउट हो गया, इधर भी 90 इधर भी 90 है तो कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला 10 बचा, है ना। तो परिणामी बल बचेगा 10 न्यूटन का, जो लगेगा नेगेटिव x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखो। देखो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल अब आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि एक एक माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश हैं, एक एक माइक्रो कूलाम के अनंत आवेश हैं, और ये सभी आवेश एक्स अक्ष के ऊपर रखे। पहला आवेश मूल बिंदु पर है, फिर 1 सेंटीमीटर पर है, फिर 2 सेंटीमीटर पर है, फिर 4 सेंटीमीटर पर है, फिर 8 सेंटीमीटर पर है। ऐसे करते करते ये अनंत आवेश अनंत तक रखे हुए हैं। सारे आवेश एक एक माइक्रो कूलाम के हैं, मूल बिंदु पर है, 1 सेंटीमीटर पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, 4 सेंटीमीटर पर है, 8 सेंटीमीटर पर है। ऐसे करते करते अनंत तक ये सारे आवेश रखे हुए हैं। हमें बताना है ये सभी आवेश मिलकर के मूल बिंदु के ऊपर जो 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है उस पर कितना परिणामी विद्युत बल लगाएंगे। एक चीज देखो बेटा, सारे आवेश धनावेश हैं, ठीक है। अब ये जो आवेश A है ये भी O को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, B भी O को प्रतिकर्षित करेगा, C भी O को प्रतिकर्षित करेगा, D भी O को प्रतिकर्षित करेगा, और बाकी पीछे वाले सारे आवेश भी इस आवेश O को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो सारे बल एक दिशा में होंगे बेटा, और एक दिशा में हो तो सारे बलों को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मैंने सारे अलग अलग बल निकाले हैं और मैंने सबको क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, अब देखो बेटा, आवेश O पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल, इस आवेश O पर जो बल लग रहा है वो निकाल रहा हूं मैं, FO। सबसे पहले मैंने इन दोनों बल आवेशों की बात करी, इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। देखो ये K, Q1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लिया, Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, स्क्वायर कर। ठीक है, फिर अब B ने O पर कितना बल लगाया, B ने O पर कितना लगाया, K, Q1, Q2, और इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर दिया। फिर C ने O पर कितना बल लगाया, K, Q1, Q2, इन दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर कर दिया। फिर इस D ने O पर कितना बल लगाया, K, Q1, Q2, और D और O के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते अनंत पदों तक मैंने सबका योग कर दिया, है ना। सबका योग क्यों किया है, क्योंकि सारे बल प्रतिकर्षण के हैं। A ने भी O को प्रतिकर्षित किया, B ने भी किया, C ने भी किया, D ने भी किया, पीछे वाले सारे आवेशों ने भी O को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। तो सारे बल एक ही दिशा में थे, और एक ही दिशा में थे तो मैंने सबका क्या कर दिया, योग कर दिया। ठीक है, अच्छा बेटा अब इसको सॉल्व किया, देखो इस पहले वाले को सॉल्व किया तो आया 90, इसको सॉल्व किया तो 90/4, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 90/16, इसको सॉल्व किया तो 90/64। ऐसे करते करते इसके अंदर अनंत पद थे। अब मैंने इन सब में से बच्चों 90 को कॉमन ले लिया, 90 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1, यहां बचा 1/4, यहां बचा 1/16, यहां बचा 1/64। ऐसे करते करते अनंत पद आ गए। अब ये जो चीज है बेटा, ये चीज मैथ्स वाले बच्चे तो 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, पूरे सिलेबस में 2 जगह ये फॉर्मूला काम में आया है।
तो ज्यादा बेटर है आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करें। समझ में आए अच्छी चीज है, नहीं आए तो पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आया है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। देखो बेटा, जैसे आप दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग दो, 1/4 में 1 का भाग दो, क्या आया 1/4। 1/16 में 1/4 का भाग दो, क्या आया 1/4। 1/64 में 1/16 का भाग दो, वापिस क्या आया 1/4। ठीक है, सेम आ रहा है ना। दूसरी और पहली संख्या का अनुपात, तीसरी और दूसरी का अनुपात, चौथी और तीसरी का अनुपात, पांचवी और चौथी का अनुपात, इन क्रमागत संख्याओं का मैंने अनुपात निकाला, और अनुपात निकालने पर हर बार अनुपात कितना आया 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, इस तरह से संख्याएं अगर समान अनुपात में हो तो उन संख्याओं के समूह को हम बोलते हैं बच्चों गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, है ना। 11th मैथमेटिक्स में आपने एपी, जीपी, एचपी पढ़ी थी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी आई होगी तुम्हारे। ठीक है, तो संख्याओं का समूह है, इस तरह का समूह है कि मैंने क्रमागत संख्याओं का अनुपात निकाला, दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात, तीसरी और दूसरी का अनुपात, चौथी और तीसरी का अनुपात, पांचवी और चौथी का अनुपात। क्रमागत संख्याओं का अनुपात निकालने पर हर बार अनुपात सेम आता है, तो वो संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, और वो जो समान अनुपात आता है ना, उस समान अनुपात को बोलते हैं सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो आर। ठीक है, वो जो समान अनुपात आया, जैसे मैंने इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका दिया, इसमें इसका दिया, हर बार क्या आया बेटा, हर बार आया 1/4। तो ये जो 1/4 है ना, इस 1/4 को बोलते हैं सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो आर। ठीक है, अच्छा, एक होता है इसके अंदर ए होता है बेटा पहला पद, वो जो संख्याओं का समूह है उसके अंदर पहला पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है 1, तो ए बराबर क्या है 1, ए बराबर 1। ठीक है, अच्छा, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनंत पद हो, ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनंत पद हो, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र होता है बेटा, उस गुणोत्तर श्रेणी का एस इन्फिनिटी, सम इन्फिनिटी, है ना। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसके अंदर अनंत पद हो, तो उस अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के योग का सूत्र होता है a/1 - r, a/1 - r। ये भी होता है फॉर्मूला, और ये भी होता है एस इन्फिनिटी बराबर a/r-1। अगर r 1 से छोटा है, जैसे इसमें r बराबर 1/4 आया, तो r का मान 1 से छोटा आया। जब r का मान 1 से छोटा आता है, जब तो फॉर्मूला लगाते हैं ये, और अगर r का मान 1 से बड़ा है तो ये हमारे काम में नहीं आएगा। 12th में 2 बार काम आएगा, दोनों बार यही फॉर्मूला आएगा, r का मान दोनों बार 1/4 आएगा, दोनों न्यूमेरिकल में, इसमें भी 1/4 है, उस न्यूमेरिकल में भी आप 1/4 ही r का मान आएगा। ठीक है, तो s इन्फिनिटी बराबर a/1 - r, ये वाला फॉर्मूला बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे डायरेक्ट याद कर लेंगे, s इन्फिनिटी बराबर a/1 - r। तो ये मैंने फॉर्मूला यहां लगा दिया, देखो 90 की जगह तो 90, ये 90 की जगह तो 90, और इनका योग कर दिया मैंने इनका योग किया a/1 - r। तो a की जगह तो क्या लगा दिया 1, a की जगह तो 1, 1 की जगह 1, और r की जगह 1/4। अब 1 में से 1/4 गया तो बचा 3/4, और 3/4 उल्टा किया तो 4/3, 3 से 90 कट गया 30 बार, 30 × 4 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, और ये सारे बल इधर लग रहे थे, इधर। ठीक है, तो ये क्या है नेगेटिव एक्स अक्ष, ये बल लगेंगे नेगेटिव एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, ये भी एक बहुत बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपके हो गया है। अब आप देखिए अगला न्यूमेरिकल।
एक टॉपिक हमने किया था विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, और उस तुलना में मैंने एक अंतर आपको बताया था कि विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। यह बात इस न्यूमेरिकल में हम प्रूव करेंगे। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन का आवेश QE 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है Me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सबसे पहले मैंने इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल कूलाम के नियम से निकाल लिया। F इलेक्ट्रिकल विद्युत बल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 की जगह भी QE और Q2 की जगह भी QE। फिर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाया, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, m1 भी me और m2 भी me, और बीच की दूरी R स्क्वायर। फिर मैंने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये आया K QE अपॉन G me, सबका मान लिख दिया बेटा, K का मान, G का मान, सबका मान लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आया 4.17 इंटू 10⁻42 है ना, और मात्रकहीन आएगा क्योंकि दोनों बल हैं, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, मात्रकहीन। ये चीज देखो बेटा, यहां पे आप 10⁻42 बहुत बड़ा है ना। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻42 गुना बड़ा है। जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हमने तुलना करी तो हमने ये पाया कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विद्युत बल लगता है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कंपैरिजन में 10⁻42 गुना बड़ा होता है। अब आगे देखिए दो प्रोटॉनों के मध्य। अब देखो यहां दो प्रोटॉन हैं, r दूरी पर है। प्रोटॉन पर आवेश होता है Q प्रोटॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कूलाम के नियम से हमने दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल निकाला, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकाला। ये विद्युत बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों का अनुपात निकाला। ठीक है, सबका मान लिख दिया, और मान लिख के जब सॉल्व किया बेटा तो आया 1.23 इंटू 10⁻36 मात्रकहीन। ठीक है, मतलब दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है। देखो ये भी बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, आगे देखो एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच। अब हमें यहां दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सबसे पहले हमने लगाया कूलाम का नियम,
और हमने निकाला इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य कार्यरत विद्युत बल F इलेक्ट्रिकल के QE QP अपॉन R स्क्वायर, QE QP अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने निकाला इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F ग्रेविटेशनल G me mp अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दे दिया तो बच्चों क्या हुआ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। फिर हमने सबका मान लिख दिया और मान लिख के सॉल्व किया तो आया बच्चों 2.27 इंटू 10⁻39 मात्रक ही, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन व दूसरा प्रोटॉन हो और उनके बीच लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना बड़ा होता है। तो इन तीनों न्यूमेरिकल से हमको ये चीज क्लियर हो गई है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के पहले 2 भाग आवेश व विद्युत बल पढ़ लिए हैं। इन 2 भागों से बनने वाले 40 क्वेश्चन अभी जस्ट क्लास एंड होते ही तुमको मिलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, उन 40 क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। मैं आप लोगों को हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी पीडीएफ सेंड करूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इन 2 भागों में बनने वाले सारे न्यूमेरिकल जो बुक में हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल तो मैंने आपको यहां पे सॉल्व करवा दिए हैं। कुछ एक दो न्यूमेरिकल अगर अलग मिले आपको तो वो आप सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में हम इस पाठ का तीसरा भाग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रारंभ करेंगे।